अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 8 को समराइज़ करने जा रहे हैं। देखेंगे कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा और क्या सीखा और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से इसका आगाज़ करते हैं। चैप्टर का नेम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी और ये सी लैंग्वेज का पहला चैप्टर और बुनियादी चैप्टर है जिसको सीखने के बाद आप आगे फर्दर जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें महारत हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनमें फर्दर हमने दो तरह की टाइप्स पढ़ी थी, एक लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी उनको फर्दर दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया था, एक थी मशीन लैंग्वेज, दूसरी थी असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और सी लैंग्वेज। फिर हमने देखा था सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या फ़र्क होता है। फिर हमने बात की थी लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर और उसकी फर्दर टाइप्स के ऊपर। हमने देखा था सी लैंग्वेज कब बनी और इसको बनाने में कौन लोग शामिल रहे। फिर हमने बात की थी कि हमने सी का कंपाइलर कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। हमने उसमें एक प्रोग्राम लिख के देखा था जो बहुत बुनियादी प्रोग्राम है और उसको सीखे बिना आप किसी सूरत में भी आगे फर्दर सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उस मकसद के लिए आपको मेरा लेक्चर नंबर 7 वो देखना है। इसके बाद हमने बात की थी सी प्रोग्राम कैसे रन करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है और अपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है। लास्टली हमने बात की थी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर। सबसे पहले हम वन आफ्टर वन इन टॉपिक्स को जिनको हमने पढ़ा था जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी वो थी प्रोग्राम की। प्रोग्राम क्या चीज़ होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर हमने किसी भी मुश्किल का हल निकालना हो तो हम कंप्यूटर को कुछ ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हदायत देते हैं, जो कंप्यूटर उन टास्क्स को फुलफ़िल करने के बाद हमारी मुश्किल को हल निकालने के लिए कोशिश करता है। एक प्रोग्राम हमेशा कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने बात की थी कि प्रोग्राम लिखने वाला जो शख्स होता है हम उसे प्रोग्रामर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामर वो शख्स है जिसने कुछ रूल्स को ओबे करते हुए प्रोग्राम लिखने होते हैं। अब प्रोग्राम जो हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं या उसमें दो तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम सिंटैक्स रूल कहते हैं, एक होते हैं जिन्हें हम सिमेंटिक रूल्स कहते हैं। सिंटैक्स रूल से मुराद ये होता है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, और सिमेंटिक की अगर हम बात करें तो सिमेंटिक से मुराद होता है ग्रामेटिकल रूल ऑफ द प्रोग्राम। मोस्टली जो सिंटैक्स रूल्स हैं इनको फॉलो करना ये लाजमी होता है। सिमेंटिक के सारे रूल्स भी सिंटैक्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं? ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। नॉर्मली हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर के लिए इसेंशली रिक्वायर्ड हैं। उनमें एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो इंसान से तो दूर होती हैं और मशीन से ये नज़दीक होती हैं। मतलब इंसान को ये डायरेक्टली समझ नहीं आती लेकिन कंप्यूटर इन्हें डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस हमने डिस्कस की थी, उनमें एक मशीन लैंग्वेज थी और दूसरे नंबर पे असेंबली लैंग्वेज थी। जी तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी मशीन लैंग्वेज के ऊपर। मशीन लैंग्वेज क्या है? ये नेटिव लैंग्वेज है, कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर अपने बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसका सिंटैक्स होता है वो सारा ज़ीरोज़ और वंस के ऊपर बेस करता है।
इसमें एक और चीज़ जो मैंने ख़ास तौर पे आपको बताई थी, हर मशीन का अपना एक कोड होता है, यानी हर कंप्यूटर का अपना एक मशीन कोड होगा जो ज़ीरोज़ और वंस के ऊपर मुश्तमिल होगा। मशीन किसी दूसरे कोड को डायरेक्टली कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। मसलन मैंने इसमें मिसाल दी थी, डेल का जो कंप्यूटर है वो अपनी मशीन लैंग्वेज के ज़रिए से बना हुआ है, HP का है तो वो अपनी मशीन लैंग्वेज कोड के ऊपर बना हुआ है, और सेम इसी तरह जितनी भी एसेसरीज़ हैं उनका मशीन कोड वो अपना होता है। इसके बाद हमने बात की थी असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज वो एक स्टेप मशीन लैंग्वेज से ऊपर है, हायर दैन द मशीन लैंग्वेज। इसने प्रोग्रामर्स के लिए आसान कर दी है। जब से असेंबली लैंग्वेज बनी है, बजाय इसके कि हम 0 1s के अंदर कुछ लिखें, हम निमोनिक्स को फॉलो करते हैं। अब निमोनिक्स क्या चीज़ होती है? निमोनिक स्पेशल इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज आम तौर पे रजिस्टर्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। रजिस्टर ये CPU की इंटरनल मेमोरी होती है जो टेम्पररी बेस पे डाटा को होल्ड करती है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको ये वाला टॉपिक भी मिल जाएगा। नॉर्मली असेंबली लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमने बात की थी हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज इंसान से नज़दीक, लेकिन ये मशीन से दूर होती है। मशीन इसे डायरेक्टली कभी भी ना तो अंडरस्टैंड कर सकती है, ना ही उसके पास करने की अवेलेबिलिटी या ऑप्शंस होते हैं। हर जो प्रोग्रामर है वो किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मशीन को इंस्ट्रक्शंस देता है मोस्टली। अब हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करती, तो ज़ाहिर है किसी न किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पेश आएगी। हमें एक ऐसे सिस्टम लेवल प्रोग्राम की ज़रूरत पेश आती है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करे, और ऐसे प्रोग्राम को हम ट्रांसलेटर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटर वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ी देर बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ C लैंग्वेज को यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। हमने देखा था जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो मोस्टली जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनकी निस्बत आसान होती हैं। उनका स्ट्रक्चर वेल डिफ़ाइन होता है, उसमें रूल्स पहले से डिफ़ाइन होते हैं, हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। सो हम सिर्फ एक C लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें बहुत से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। मसलन पहला ऑप्शन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो मॉड्यूलरिटी है। हम मॉड्यूल्स बनाते हैं और फंक्शंस बनाते हैं और उन फंक्शंस को मेन फंक्शन से कॉल कर देते हैं। ये वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसका स्ट्रक्चर पहले से डिफ़ाइन है। केस सेंसिटिव इसमें खूबी भी है और ख़ामी भी है, मतलब जो कुछ आपने लिखना है वो स्मॉल करैक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं, कैपिटल करैक्टर्स इसमें अलाउ नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंस है, आपके लैपटॉप पे भी चल सकता है कोड, मेरे पे भी चल सकता है, किसी थर्ड पर्सन के लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर भी वही कोड चल सकता है। इसका कोड लिखना बहुत आसान और कोड फास्टली जनरेट हो जाता है। ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है, मतलब आपको आगाज़ मुहैया करती है बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने के लिए। हार्डवेयर कंट्रोल करना ये इसकी खूबियों में शामिल है, आप इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं। उसके बाद ये बहुत एक छोटी सी लैंग्वेज है, आप बहुत जल्दी इसको सीख सकते हैं। इसमें टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जो चैप्टर नंबर 9 में आपको सेकंड टॉपिक के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर आपको वो मिलेगा। उसके बाद ये बहुत इफ़ेक्टिव लैंग्वेज है, आप इसको सीखने के बाद आइंदा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको बआसानी सीख सकते हैं। हम जब हाई लेवल लैंग्वेज कोड लिखते हैं तो उसी को हम सोर्स कोड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रोग्रामर जब हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए, उनको ओबे करते हुए जब कोई प्रोग्राम लिखेगा तो हम उसे सोर्स कोड के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो उसे फाइल में महफूज कर देता है तो हम उसका नाम रख देते हैं सोर्स फाइल। ये क्या होती हैं? These are the set of instructions written in a high level language। ये वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। कंप्यूटर कभी भी इन्हें डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हाई लेवल लैंग्वेज हमने पहले डिस्कस किया था, हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर कभी डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो सोर्स कोड को हमें मशीन को समझाने के लिए फिर ट्रांसलेटर या सिस्टम लेवल प्रोग्राम की ज़रूरत पेश आती है जो हमारी लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी फॉर्म या ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मशीन को समझाता है। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज़ होती है? ये वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं ट्रांसलेटर की वजह से। हम इसे ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मशीन इस कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है।
जी तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी प्रोग्राम लिखने के ऊपर। आप इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 और 6 में इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और उसके साथ साथ प्रोग्राम को राइट करने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आप लेक्चर नंबर 5 और 6 चैप्टर नंबर 8 का वो ज़रूर सुने, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस की। सबसे पहले हमने प्रोग्राम सोर्स फाइल के अंदर लिखना होता है एज ए प्रोग्रामर, फिर हमने उसे कंपाइलर के हैंड ओवर करना होता है। अगर कंपाइलर को सिंटैक्स एरर नज़र नहीं आते तो वो इसकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल जनरेट करता है। ऑब्जेक्ट फ़ाइल में कुछ हमने लाइब्रेरी फ़ाइल्स को ऐड करना होता है, तो ये हमारे पास बन जाती है एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल। हम इसको लिंक करके हैंड ओवर कर देते हैं। लिंकर एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जनरेट करने के बाद, जिसकी एक्सटेंशन .exe होती है, इसे हैंड ओवर कर देता है लोडर के पास। लोडर इसको मेन मेमोरी के ऊपर लोड करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद रिज़ल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है। लेकिन अगर जब हमने सोर्स फाइल लिखी और ट्रांसलेटर को दी थी, उस सूरत में हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा उसमें एरर आ गए, तो एरर आने के बाद फिर वो कंपाइलर या जो ट्रांसलेटर है प्रोग्रामर को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें, तो मैं दोबारा से नए सिरे से आपके लिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दूँगा। ये सारा एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है ये आपको लेक्चर नंबर 6 के अंदर देखने को मिलेगा। वहाँ से आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। हम बात करते हैं प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। इस मकसद के लिए आपको स्पेशली लेक्चर नंबर 7 जो है इसी चैप्टर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से सुनिएगा तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। अब उस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम प्रोग्राम के 3 हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा है हेड, दूसरा हिस्सा है बैकबोन, तीसरा हिस्सा है बॉडी। हेड में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखे जाते हैं, बैकबोन में वाइड मेन एक लाइन फंक्शन के लिए लिखी जाती है, और बॉडी स्ट्रक्चर में डेलीमीटर्स के अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं उन स्टेटमेंट्स को बआसानी हम लिख सकते हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से इसको देख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी सेकंड लास्ट टॉपिक के ऊपर जो थे एरर्स। एरर क्या होते हैं? हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो उनमें जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं हम उन्हें एरर्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 तरह के एरर्स हमने देखे थे। उनमें पहले नंबर पे सिंटैक्स एरर, दूसरे नंबर पे लॉजिकल एरर और तीसरे नंबर पे रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या था? ये तब जनरेट होते हैं जब बॉडी स्ट्रक्चर के रूल्स वायलेट होते हैं। मसलन आपने कुछ लिखना था और वो स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, या आपने बॉडी स्ट्रक्चर के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो देयर में बी अ सिंटैक्स एरर। ट्रांसलेटर इन एरर्स को डिटेक्ट करता है और इनकी वजह को प्रोग्रामर को बता देता है। प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होता अगर उसमें सिंटैक्स एरर जनरेट होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन ना लगाएं, तो ऐसी सिचुएशन में सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। सेमीकोलन के अलावा आपने प्रिंट एफ के स्पेलिंग लिखने थे या फॉर के स्पेलिंग लिखने थे, तो प्रिंट एफ में आपने एफ़ और प्रिंट इन दोनों के दरमियान स्पेस दे दी। फॉर के स्पेलिंग आपने FORR लिख दिया, तो कंपाइलर कभी भी आपके प्रोग्राम को रन नहीं करवाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसे सिंटैक्स एरर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल एरर की। ये पुअर लॉजिक जो प्रोग्रामर का होता है उसकी वजह से जनरेट होते हैं, पुअर स्किल्स की वजह से जनरेट होते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर की तरफ से दी जाती हैं उनके रॉन्ग रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये लॉजिकल एरर जनरेट होते हैं तो इनको डिटेक्ट करना और इनको ट्रेस आउट करना ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि कंपाइलर इन्हें इग्नोर कर देता है और ये प्रोग्राम को क्रैश नहीं करते। ये रन होते हैं, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, रिज़ल्ट्स भी जनरेट होते हैं, बट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो रिज़ल्ट्स जनरेट नहीं होते। इस मकसद के लिए आप इस चैप्टर का 8वां लेक्चर सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आपको आसानी से इस टॉपिक को समझना मुमकिन हो सकेगा। इसके बाद हम बात करते हैं रन टाइम एरर की। ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो एग्जीक्यूशन के दौरान में जनरेट होती हैं। कंप्यूटर आमतौर पे जब इन एरर्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है और उससे वो नहीं होती, तो उस सूरत में ये प्रॉब्लम जनरेट होती हैं।
ये डिटेक्ट भी हो जाते हैं और डिस्प्ले भी होते हैं। कंप्यूटर इन्हें रॉन्ग स्टेटमेंट के तौर पे टैकल करता है। बाज़ औक़ात प्रोग्राम क्रैश हो जाता है और बाज़ औक़ात प्रोग्राम इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। मसलन मैं सिंपल एक कैलकुलेटर की मिसाल देता हूँ। आप उस पर लिखते हैं 5/0। सो इन मैथमेटिक्स डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। हम किसी भी नंबर को 0 के ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते। जब आप करेंगे मैथ एरर जनरेट होगा। सो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर। उसके बाद हमने बात की थी बग के ऊपर। बग क्या है? एक एरर जो प्रोग्राम में मौजूद होता है। ये प्रोग्राम लिखते वक्त, एग्जीक्यूट होते वक्त या पुअर स्किल की वजह से आमतौर पे फाउंड होते हैं। और डिबग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वायरस को या प्रॉब्लम को या बग को फाइंड करते हैं, फिर उसे अपने प्रोग्राम से रिमूव करते हैं। तो हम इसे डिबग के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिबग होने के बाद प्रोग्राम नॉर्मल रूटीन के अंदर अपने टास्क्स को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इस मकसद के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आप इसी चैप्टर के 9th लेक्चर है उसको लाजमी तौर पर सुनिएगा। हमने बात की थी प्रोग्रामिंग स्किल्स की। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 2 तरह की स्किल्स होती हैं जिनके ज़रिए से हम प्रोग्राम लिखते हैं। उनमें पहली स्किल है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और दूसरी है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है? सारे का सारा प्रोग्राम वो हमने एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर लिख देना होता है। इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड और पैक्ड इन अ सिंगल मॉड्यूल। हम सारे का सारा प्रोग्राम एक ही ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। हम इसे अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रेस करना डिफ़िकल्ट हैं, उनको मॉडिफाई करना और उनको डिबग करना ये मुश्किल काम है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो लॉजिक होता है हम उसे नंबर ऑफ़ स्मॉलर मॉड्यूल्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फिर उसे मेन से कॉल करवाते हैं। इसके नतीजे में हम प्रोग्राम एफिशिएंटली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, मॉडिफाई भी कर लेते हैं और डिबग करने की ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होती है। हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को फंक्शन कॉल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक दफ़ा कम से कम वो इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको रीड आउट ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल लगी हो पूरे चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल के ज़रिए से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक आईडी वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे साथ इंगेज हो सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में आप मेरे साथ हर वक्त डिस्कशन कर सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।